मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, स्मोक फिर से बढ़ने लगी है और शहर में स्मोक के बादल एक बार फिर से गहरे होने लगे हैं। आज सुबह भी ऑफिस आते हुए बहुत धुआं और स्मोक का एहसास हो रहा था। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि लाहौर शहर दुनिया का आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर था और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खतरे की हदों को छूने लगा है। चूँकि हमारे यहाँ अमूमन अक्टूबर नवंबर के महीनों में बारिश नहीं होती, इसलिए भी स्मोक ज़्यादा खतरनाक हो सकती है और ये स्मोक ही खतरनाक जल्दी अमराज, सांस की बीमारियों, आंखों की जलन समेत दीगर मसाइल पैदा कर सकती है। इसलिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए, मुंह को ढांप कर बाहर निकलें और ख़ास तौर पर इस मौसम में कहवों का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ा दें। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ आपकी सफरी सहूलियात की आसानी के लिए बात करें तो ऑरेंज ट्रेन 25 अक्टूबर को ऑपरेशनल होने जा रही है, जिसके बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से मंसूबे की ब्यूटिफिकेशन का काम मुकम्मल करने की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। जबकि मुशीर वज़ीर आला पंजाब और DGPH ने टीम के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके हिदायत जारी की हैं, काम का जायजा भी लिया है। रिपोर्ट देखते हैं। मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन और चौराहों की ब्यूटिफिकेशन के मंसूबे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इंतजामिया ने फील्ड के दौरे शुरू कर दिए। जबमुहाली का शिकार मेट्रो बस के पिलर्स पर दोबारा हॉर्टिकल्चर का काम होगा। ऑरेंज ट्रेन के पिलर्स को भी दीदा जेब किया जाएगा। मशीर वज़ीर आला पंजाब आसिफ महमूद और DGPH जवाद अहमद कुरैशी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। दोनों ने टीम्स के हमरा लिबर्टी गोल चक्कर, कज़ाफी स्टेडियम और मेट्रो बस के रूट का जायजा लिया। मशीर वज़ीर आला आसिफ महमूद ने कहा कि मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन के ट्रैक को खूबसूरत बनाया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर से स्पॉन्सरशिप हासिल करके हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं। हम ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ब्यूटिफिकेशन के, ये हमारी कोशिश है कि हम प्राइवेट सेक्टर से करवाएं ताकि जो पब्लिक फंड्स हैं वो कम से कम हम ऐसी एक्टिविटीज के ऊपर यूटिलाइज करें। DGPH जवाद अहमद कुरैशी ने कहा कि ऑरेंज ट्रेन के पिलर्स को पेंट करने का प्लान बनाया गया है। ऑरेंज ट्रेन पर हॉर्टिकल्चर का काम 20 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ऑरेंज लाइन के जो पिलर्स हैं उनको हम एक नई कलर स्कीम के साथ उनको भी हम रंग वगैरह भी करेंगे ताकि ग्रे इफेक्ट जो है वो कम हो। तो ये सारी चीज़ें जो हम अगले दिनों में करने के लिए जा रहे हैं। हम बहुत जल्द आपको उसका हॉर्टिकल्चर एक नए अंदाज से नजर आएगा। PHA को 25 अक्टूबर से कबल ब्यूटिफिकेशन मुकम्मल करने की हिदायत की गई। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। ऐसी रिपोर्ट आपने देखी है और जाना है आपने कि किस तरह से अब PHA की जानिब से कहा जा रहा है कि जल्द इसका हॉर्टिकल्चर का जितना भी काम है उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। ऑरेंज ट्रेन तो 25 अक्टूबर को कहा जा रहा है जी ट्रैक पर आ जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ खबर गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको ये भी दी थी, बल्कि एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ आपको कि ऑरेंज ट्रेन के ट्रैक के आसपास रोड पर जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती थी अब उसको वहाँ पर चलने की इजाज़त नहीं मिलेगी। वो रूट्स बंद कर दिए जाएंगे। डेरा गुजरा से लेकर अली टाउन तक 27 किलोमीटर का ये ट्रैक बनता है और इस 27 किलोमीटर के ट्रैक पर ना आपको चिंगची रिक्शा मिलेगा, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगी, बल्कि आपको हर सूरत अगर पब्लिक सफ़र करना है तो फिर आपको ऑरेंज ट्रेन का सहारा लेना पड़ेगा। एक जानिब हो गई जी ये कहानी, जबकि दूसरी जानिब गुड्स ट्रांसपोर्टर्स नाजायज चेकिंग, जुर्मानों और नेशनल हाईवेज पर वारदातों से तंग आ गए हैं। 13 अक्टूबर को एहतजाज, जबकि 14 अक्टूबर से मेन शाहराहें बंद करने का ऐलान किया गया है उनकी जानिब से। मजीद क्या कहते हैं, मुतालिबात क्या है, शब्बीर हैदर रिपोर्ट में बताएंगे। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का इजलास, मुल्क भर से ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदे शरीक हुए। 13 अक्टूबर को एहतजाज का लाहा अमल तरतीब दिया गया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर अलीम भट्ट और जनरल सेक्रेटरी नबील महमूद तारिक ने कहा कि 14 अक्टूबर से मुल्क भर की शाहराहों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर देंगे। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की 3 लाख गाड़ियों का पहिया रुक जाएगा। सब्जियों, फलों और दीगर अनाज की गाड़ियाँ रोकने का भी ऐलान कर दिया। 13 तारीख को पूरे जो पंजाब में KP में ये रैलियां निकलेंगी इंशाल्लाह ताला। अगर इन्होंने हमारा फिर मसला हल किया, ये जो स्ट्राइक है ये गैर मुइना मुद्दत के लिए है। 14 तारीख से हम इंशाल्लाह ताला खारजी दाखिली रास्ते सारे बंद कर देंगे। सब्जी, फल, अनाज, मेडिसिन, हर किस्म की चीज रुक जाएगी। ना कोई चीज आ सकेगी, ना कोई चीज जा सकेगी, ना लोडिंग हो सकेगी, ना अनलोडिंग हो सकेगी। 13 तारीख रैली
और हड़ताल होगी। 14 को खारजी और दाखिली रास्ते बंद होंगे। इजलास में फैसला किया गया कि हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए फोर्स बनाई जाएगी। हड़ताल के दौरान किसी ट्रांसपोर्टर्स का पहिया हरकत में आया तो उसकी सरजनिश की जाएगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से 6 निकात पर मुश्तमिल चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश कर दिया गया। नाजायज चेकिंग और जुर्मानों को बंद करने, नेशनल हाईवेज पर वारदातों के सद्देबाब समेत दीगर मुतालबात पेश किए गए। कैमरामैन बाबर के साथ शबीर हैदर जफर, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है, इसी हवाले पे हमने मजीद बात करनी है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शब्बीर हैदर हमारे साथ मौजूद होंगे। शब्बीर हैदर, बताइएगा, ये गुड ट्रांसपोर्टर्स एक बार फिर से सड़कों पर निकलने को तैयार बैठे हैं। जी बिल्कुल सिद्रा, ये गुड ट्रांसपोर्टर्स की जानब से गुज़श्ता रोज जो है वो एक इजलास हुआ था जिसमें मुल्क भर से तमाम गुड ट्रांसपोर्टर्स की जानब से उसमें शिरकत की गई और उसमें जो है वो लाएमल बनाया गया था कि 13 अक्टूबर को गुड ट्रांसपोर्टर्स की जानब से ऐलान किया गया था कि मुल्क भर में जो है वो एहतजाज होगा। उनका कहना था कि हमारे जो 6 मुतालबात हैं अगर वो पूरे नहीं होते तो 13 अक्टूबर से वो एहतजाजी रैलियाँ निकालेंगे और उसके साथ साथ वो कह रहे थे कि 13 अक्टूबर को भी मामला हल ना हुआ तो 14 अक्टूबर से जो मेन चाराहे हैं उनका दाखिली और खारजी रास्ते तमाम जो है वो बंद किए जाएंगे। और उसमें उनका कहना था कि जो उनके मुतालबात हैं उनमें यह कहा गया कि एक तो पहला मुतालबा उनका था कि कस्टम और एक्साइज हुकाम की जानब से जो नाजायज चेकिंग और जुर्माने हैं उनको रोका जाए। और उसमें उनका कहना था कि माल की चेकिंग को जवाब बनाकर हमारी गाड़ियों को मत बंद किया जाए। उसमें उनका कहना था कि अगर माल के अंदर कोई गड़बड़ है तो उसकी सूरत हाल में मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ना कि हमारी गाड़ियों को बंद किया जाए। शब्बीर हैदर, हमें ये बताइए, क्या वाकई ही तंग किया जाता है? क्योंकि गुड ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी देखा गया है कि इतनी खिलाफ वर्जियाँ की जाती है, ट्रैफिक रूल्स भी तोड़े जाते हैं, ओवर स्पीडिंग भी की जाती है, इनके खिलाफ जुर्माने होते हैं तो ये रोड्स पे निकल आते हैं। ये बात भी है, इनकी जानब से भी कुछ नेग्लिजेंसी ऐसी देखने को मिलती है कि ये ओवरलोडिंग भी करते हैं और मामलात कुछ होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे जो मामलात हैं, अब जो उनको मसला आता है वो कहते हैं कि ये हमारी जो गाड़ियां जो बंद कर दी जाती हैं बगैर जवाब बनाया जाता है कि ये इसके अंदर माल के अंदर कोई गड़बड़ है। तो उनका कहना है कि ये माल के अंदर कोई अगर गड़बड़ है उस सूरत में माल जिसका है उस माल के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ना कि जिस गाड़ी के अंदर माल लोड किया गया उसके खिलाफ की जाए। वो कहते हैं कि जी माल किसी और का होता है तो जो ड्राइवर या जो जिसकी गाड़ी होती है उस गाड़ी को और ड्राइवर को बंद कर दिया जाता है और मालक को पूछा नहीं जाता कि माल उसने लोड किया था। इस हवाले से उनका कहना था कि इस बात के ऊपर हमारे साथ जो है वो कस्टम काम की जानब से तावन नहीं किया जा रहा। इस हवाले से वो एक तो बाहर रहे और उसके साथ साथ उनका कहना था कि ट्रक स्टैंड सब्जाजार का मसाइल है, उस हवाले से भी उनका कहना है कि ट्रक स्टैंड सब्जाजार में जिन अलाटियों के जिम्मे बकाया जात रहते हैं उस हवाले से उनका कहना था कि उनके चलान जारी किए जाए और उनका ट्रांसफर लेटर जारी किए जाए। और उसके साथ हमें ये बताइए कि अब ये एहतजाज का ऐलान तो कर दिया गया है, बताया जा रहा है कि दाखिली खारजी रास्ते हम लोग बंद कर देंगे। इससे पहले क्या किसी वजीर से, किसी मुशीर से, किसी मुतल्लिका इदारे के अफसर से बात करने की कोशिश की गई है? इस मामले को हल करने की कोशिश की गई है इनकी जानिब से? जी बिल्कुल ही। अभी इस वक्त जो जिले इंतजामिया है DC लाहौर के साथ उनके जो मुज़ाकरात है इस वक्त वो चल रहे हैं, वो 9 तारीख को भी हुए उनके। और अब वो कह रहे हैं कि अभी जो जिले इंतजामिया है वो तो कह रही है कि हम लोकल सतह पे जो अपने लाहौर के सतह पे वो मामला हम हल कर सकते हैं, जो वफाक की सतह पे उनको हल करने। बहुत शुक्रिया शब्बीर हैदर, आप हमारे साथ मौजूद रहे, मामला से आगाह कर रहे थे। जी, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से जो एहतजाज का ऐलान किए बैठे हैं और सड़कों पर निकलने को बिल्कुल तैयार है। आगे बढ़ते हैं जी, बताएंगे आपको खबर एक अहम जो कि सऊदी अरब से आई है और वहाँ पर एक खातून ने बहरी जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए एक ऐजाद की है जिसे बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट की जानिब से मंजूर कर लिया गया है। डिटेल्स में आपके साथ शेयर करती हूँ जी। सऊदी अरब में जहाँ ख़वातीन ड्राइविंग करने के लिए आज़ाद हैं, वहीं वो अब गैर महरम मर्द के साथ नौकरी भी कर पाएंगे। अलावा जी उन्हें सियासत में भी हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी गई है। इसी वजह से सऊदी ख़वातीन भी हर मैदान में आगे बढ़ रही हैं। अब सऊदी अरब ने बहरी जहाज़ों को डूबने से बचाने के लिए सऊदी खातून अयादुल मुतीरी की ऐजाद को मंजूर कर लिया है। अयादुल मुतीरी की ऐजाद का मकसद बहरी जहाज़ों पर सवार अफराद को डूबने से बचाना है। इस ऐजाद के हवाले से अल अरेबिया नेटवर्क को दिए गए इंटरव्यू में अयादुल मुतीरी ने अपनी ऐजाद उससे मुस्तकिल और मुस्तकबिल में होने वाले फ़वाइद और उसकी बुनियादी वजूहात पर बात की है। उन्होंने कहा है कि मैं एक दस्तावेजी फिल्म देख रही थी जिसमें डूबते हुए जहाज़ के ऊपर एक हेलीकॉप्टर को परवास करते हुए फिर पानी पर उतरता दिखाया गया। अयाद ने कहा कि ये सीन देखकर मैंने सोचा कि डूबते हुए जहाज़ की मदद के लिए हेलीकॉप्टर आए और वो पानी पर उतरे तो क्यों ना हंगामी हालत के दौरान बहरी जहाज़ खुद ब खुद पानी से ऊपर उठ जाए।
नाज़रीन, मुनफिद खबर की कहानी आपने जानी है कि किस तरह से बहरी जहाज में अगर खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाता है तो लोगों को बचाने के लिए, बहरी जहाज को डूबने से बचाने के लिए अब उसमें ऐसा सिस्टम नस्ब किया जाएगा कि वो पानी से बुलंद हो जाएगा, खुद को बचा लेगा। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ महंगाई की बात करेंगे और ख़ास तौर पर आज हम बात करेंगे जी यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से कि जो कि आवाम को सस्ती सहूलियात फराहम करने के लिए, सस्ती अशिया ज़रूरिया फराहम करने के लिए बनाए गए थे। उन स्टोर्स की क्या सूरत हाल है, कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन कौन सी चीज़ें की शॉर्टेज सामने आ रही है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर मदनी। अब्दुल कादिर, बताइएगा यूटिलिटी स्टोर्स की क्या सूरत हाल है। आटा और चीनी सबसे पहले बताइए कि क्या दस्तयाब है। जी बिल्कुल सिद्रा, चीनी जो है वो तो शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर जो हैं वहाँ पे चीनी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि गुज़िश्ता 3 रोज़ से चीनी की सप्लाई जो है शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर पर जो है वो नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से यूटिलिटी स्टोर पर चीनी जो है वो शहरियों को जो है वो अब नहीं मिल रही। मार्केट में चीनी जो है वो 100 से 105 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है, जबकि जो यूटिलिटी स्टोर पर चीनी है वो 68 रुपये फ़ी किलो है। और ये तकरीबन जो है 32 से जो 45% तक का जो फ़र्क है उसकी वजह से हर शहरी यूटिलिटी स्टोर पर आता है और चीनी का पूछ के जो है वापस चला जाता है। चीनी जो है गुज़िश्ता 3 दिनों से यूटिलिटी स्टोर पर अदम दस्तयाब है और इस हवाले से जो यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया है, रीजनल जो इंतज़ामिया यूटिलिटी स्टोर की, उनका ये कहना है कि जो वेयर हाउसेज़ हैं यूटिलिटी स्टोर के, जहाँ से शहर भर को चीनी सप्लाई की जाती है, आज शाम या कल शाम तक जो है वहाँ पे चीनी पहुँच जाएगी और एक आधे दिन तक चीनी जो है वो दस्तयाब होगी। लेकिन चीनी जो है वो अब भी किल्लत का शिकार है, हमें ये बताइए के मुकाबले चीनी मुसलसल हम देख रहे हैं कि अदम दस्तयाब है यूटिलिटी स्टोर्स पर, ये मसला हल क्यों नहीं होता? आज बिल्कुल सिद्रा, चीनी जो है इसका मसला यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया जो है वो हल नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है क्योंकि जो ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर के दरमियान कीमतों का जो गैप है, फ़र्क जो है वो ज़्यादा है। ओपन मार्केट में जो चीनी है वो 105 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर जो वफाकी हुकूमत की जानिब से चीनी के नर्ख जारी किए गए वो 68 रुपये फ़ी किलो है। ये तकरीबन जो है वो 37 रुपये फ़ी किलो का जो है वो फ़र्क निकलता है। यही वजह है कि जो लाहौर के जो शहरी हैं उनकी कोशिश ये होती है कि यूटिलिटी स्टोर से चीनी इन्हें मिल जाए, और लेकिन यहाँ पर भी चीनी जो है वो नहीं मिल रही। पहले 5 किलो का जो है वो चीनी का पैकेट यूटिलिटी स्टोर की जानिब से मुतारफ़ करवाया गया 68 रुपये फ़ी किलो का, लेकिन 5 किलो की सप्लाई जो है उसको जो बेहतर बनाने के लिए उसको 2 किलो का किया गया। अब 2 किलो का जो पैकेट है वो भी गायब हो चुका है और यूटिलिटी स्टोर से शहरियों को चीनी जो है वो 3 रोज से नहीं मिल रही। और आटे की सूरत हाल बताइए, आटा क्या अवेलेबल है? जी आटे की सूरत हाल जो है वो भी कुछ बेहतर नहीं हो सकी है, क्योंकि सिर्फ 30% तक जो है वो खपत के मुकाबले में सप्लाई जो है वो यूटिलिटी स्टोर पे की जा रही है। आटे की कहानी भी वही है कि ओपन मार्केट में आटा जो अदम दस्तयाब है, जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे महंगा दिया जा रहा है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पे जो आटे की कीमत 20 किलो आटे के थैले की कीमत है वो 800 रुपये है। जो शहरी आटा लेना चाहता है उसे जो है वो दीगर अशिया की खरीदारी जो है वो भी करनी पड़ती है, उसके बाद उसे एक थैला दिया जाता है। लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आप हमें बता रहे थे कि चीनी की सूरत हाल वही बरकरार है कि 3 रोज हो गए हैं यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की सप्लाई नहीं आ रही, जिसकी वजह से आवाम परेशान है। आटा 30% सिर्फ सप्लाई आती है, वो भी सिर्फ चंद लोगों को मिलता है। ज़्यादातर लोग बेचारे यूटिलिटी स्टोर का रुख तो करते हैं कि सस्ता आटा चीनी खरीद ले, लेकिन वहाँ से उनको मजबूरन मायूस लौटना पड़ता है। जबकि दूसरी जानिब महंगाई से सताई आवाम पर हुकूमत की जानिब से एक बार फिर बिजली गिरा दी गई है और बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। सार्फिन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया गया है, जबकि नेपरा ने जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन से 83 पैसे फी यूनिट बटोरने की तैयारियां कर ली हैं। बिजली की कीमत में इजाफा अक्टूबर के बिलों में वसूल किया जाएगा, जबकि बिजली महंगी करने के फैसले का इत्तलाक लाइफलाइन, सार्फिन और के इलेक्ट्रिक पर नहीं किया जाएगा। नेपरा के मुताबिक सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में
इजाफी रकम अदा करना होगी। और फ्यूल एडजस्टमेंट के फैसले के हवाले से मेंबर सिंध असम्बली की जानिब से कुछ इख्तलाफात भी सामने आए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरिट ऑर्डर के खिलाफ वर्जी करते हुए पावर प्लांट चलाने का बोझ सार्फिन पर डाला जा रहा है और CPPA ने अथॉरिटी की हिदायत पर अमल नहीं किया। इदारों की नाकिस कारकर्दगी का बोझ भी सार्फिन पर नहीं डाला जाना चाहिए। वाज़ेह रहे कि बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ने वाला है। नाज़रीन, पाकिस्तान में बिजली कई जराए से पैदा की जाती है। दुनिया भर में पानी से पैदा की जाने वाली बिजली सस्ती तरीन बिजली समझी जाती है, जबकि पाकिस्तानी हुकूमतें नए डैम्स बनाने और सस्ती बिजली पैदा करने के मंसूबे शुरू करने की बजाय कोल, थर्मल और LNG से बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो देती है, जिसकी वजह से बार बार बिजली की कीमतों में इजाफा करना पड़ता है, जिसका बोझ डायरेक्ट सार्फिन पर पड़ता है। पाकिस्तान में आए दिन बिजली की कीमत में इजाफे की वजूहात क्या हैं? हुकूमत सस्ती बिजली पैदा करने के मंसूबों की तरफ क्यों तवज्जो नहीं देती? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फाहद। राना फाहद, प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले ये अभी पिछले चंद रोज़ पहले ही बिजली की कीमतें बढ़ी थी, अब एक बार फिर बढ़ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्रा, ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो है वो हर माह इसी तरह सार्फिन पर इजाफी बोझ डाला जाता है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना आवाम को। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जैसे कि अभी वो मेंबर सिंध की जानिब से भी जो है वो इख्तलाफी नोट आया है इस हवाले से कि अगर जो है वो हट के एक आप SOP से हटकर पावर प्लांट चलाते हैं, जो कवानीन से हटकर पावर प्लांट चलाते हैं, तो इसका नुकसान जो है वो सार्फिन क्यों बर्दाश्त करें? ठीक है। अब देखें, 83 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा किया गया है और इससे कमोबेश 12 अरब रुपए का जो है वो इजाफी बोझ सार्फिन पर पड़ेगा। जो पिछले 2 समाइयों का जो इन्होंने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो है वो इजाफा किया है, वो 1 रुपया 62 पैसे बनते हैं। जो अगर हुकूमती सब्सिडी निकाल दी जाए तो वो 1 रुपये 30 पैसे फी यूनिट। ये भी आप जरा गौर करें कि फी यूनिट 1 रुपया 30 पैसे इजाफा हुआ है, ठीक है। और उससे 164 अरब रुपए का सार्फिन पर इजाफी बोझ पड़ेगा। ये सूरत हाल है इस वक्त के मौजूदा हुकूमत पिछली हुकूमतों पर जो है वो डाल देती है सारे मामला। जी, पिछले दौर में जो है वो पन बिजली से जो है वो इतनी कैपेसिटी नहीं रही पाकिस्तान की। 20-25% तक जो है वो सिर्फ जो आपकी बिजली इस्तेमाल हो रही है उसमें से 20-25% सिर्फ। राना फाहद, मुझे ये बताइए, पहले हम ये फ्यूल एडजस्टमेंट की कहानी जो है वो तकरीबन 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, चंद महीने के गैप से सुनते थे। अब तो मुसलसल हर महीने हम ये फ्यूल एडजस्टमेंट की कहानी सुन रहे हैं, ऐसा क्यों? बेसिकली ये पिछले दिनों जो है वो हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ दिया गया कोरोना वायरस की सूरत हाल के बायस। उन 5-6 माह में जो है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफी रकम नहीं चार्ज की गई। मगर अब सूरत हाल ये है कि जितना रिलीफ दिया गया वो अगर ये कहा जाए कि सूद समेत वापस लिया जा रहा है तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं होगी। जितना PM रिलीफ फंड वो जो था कोविड के हवाले से, वो तमाम का तमाम जो है वो वापस लिया जा रहा है। और अब इस वक्त सूरत हाल यह है कि अवाम तो बिल्कुल पिस चुकी है। देखें, बिजली महंगी, गैस महंगी, LNG महंगी, LPG महंगी, क्या करेंगे लोग इस वक्त? देखें, अगर बात मैं आपको इसी में जो है वो ऐड करते हैं, बिजली महंगी हो गई, गैस की कीमतों में भी इजाफा हो गया, ठीक है। ये 2 चीजें मेन होती हैं जिनसे आपकी इंडस्ट्री चलती है, ठीक है। जब ये दोनों चीजें महंगी हो जाएंगी तो उसके बाद का तो तूफान बरपा होगा। बिल्कुल यही सूरत हाल है। और इस वक्त आम जो सारिफ है, जिसको जो 300 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, 300 यूनिट्स तक उसको जो है वो 12 रुपए फी यूनिट पड़ रहे हैं। 300 से कम अगर आ जाए तो, अगर 300 से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है तो 20 रुपए 21 रुपए यूनिट चला जाता है, चार्ज किया जाता है। और उसके बाद जितना बिल आता है उससे कमोबेश जो है वो उसका तीसरे हिस्से से भी ज्यादा टैक्स उसमें ऐड किए जाते हैं, जिसमें नीलम जेलम टैक्स है, जिसमें जो है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आ जाता है। और वो सूरत हाल है। अभी नीलम जेलम की बात करें, नीलम जेलम उस वक्त लगाया गया था जब ये नीलम जेलम प्रोजेक्ट बन रहा था, ठीक है। और अभी तक वो सार्फिन से चार्ज किया जाता है। अभी ये सूरत हाल हुकूमत ये समझा सकती है कि ये नीलम जेलम चलाने के लिए जो है वो अवाम से टैक्स लिया जा रहा था या बनाने के लिए लिया जा रहा था। ये उस वक्त बनाने के लिए लिया जा रहा था नीलम जेलम,
प्रोजेक्ट को। अब बन गया, लेकिन अभी तक जारी है। कई साल गुजर चुके हैं मगर अभी तक वो टैक्स उसमें से नहीं निकला गया। पीटीवी टैक्स आप देख लें, वो भी आप उसमें आवाम पे जो है वो ऐड किया जा रहा है। उसके बाद इसके अलावा आपका अगर 5,000 रुपये बिल है तो आपको 2,000 रुपये उसमें टैक्स है। अब ये सूरत हाल, इस सूरत हाल से आवाम को गुजरना पड़ रहा है। इनको कोई पूछने वाला नहीं है, सबकी मर्जी है अपनी के जो मर्जी आप करते जाओ, जिस मर्जी तरह से आप आवाम को बेवकूफ बनाते जाओ और उनपे जो है उनकी जेबों से पैसे निकालते जाओ। बस ये समझ रहे हैं कि हमारा हक है कि हम जितनी अपनी नाहली है, जितनी अपनी कमजोरी है वो भी आवाम पे डालें। अब ये तो चलो एक हट के चला जाते हैं, ये एक सरकारी तौर पर, हुकूमती तौर पर ये एक सिस्टम आ रहा है। हमारे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में भी यही सूरत हाल है। देखें आप, जो लाइन लॉसेज होते हैं, जो बिजली चोरी होती है, वो आवाम पे डाल दी जाती है। वो कंट्रोल नहीं हो रही, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रही, दूसरे लोग भरेंगे। हाँ जो बेचारे, मेरा मीटर खराब हो गया, मुझे ब्रेकअप यूनिट भी पड़ेंगे, मुझे जो है वो डिटेक्शन बिल भी पड़ेगा। भाई मेरा क्या कसूर है? मीटर बाहर लगा हुआ, खराब हो गया, बारिश हुई है, बारिश से मीटर खराब हो गया, या किसी भी किस्म की वो स्पार्किंग मीटर में हुई है, मीटर खराब हो गया। अब मेरा क्या कसूर है कि मुझे उसमें ब्रेकअप यूनिट भी पड़े, मुझे उसमें डिटेक्शन बिल भी चार्ज किया जाए? ये कुछ समझ से बालातर चीजें हैं, यानी आम आवाम की समझ में ये चीजें नहीं आ रही। हाँ। एक अब इस वक्त कहा यह जा रहा है कि जी ओवर बिलिंग खत्म हो रही है, मगर कहीं भी ओवर बिलिंग खत्म नहीं हुई। सिर्फ घरेलू सार्फिन पर जो है वो ओवर बिलिंग खत्म करके, इस तरह ओवर बिलिंग खत्म करके दूसरे तरीके से उन्हें लूटा जा रहा है कि आपका मीटर खराब हो गया, अब आप मीटर चेंज कराएं। वही बात है, अक्सर मैं कह रही होती हूँ, कान यहाँ से नहीं अब घुमा के पकड़ा जा रहा है, लेकिन कान अवाम के ही पकड़े जा रहे हैं। इस हवाले पे हमने मजीद बात करनी है। जी हमारे साथ मौजूद है जुल्फकार अली महतू साहब हैं, आप हेड ऑफ स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जुल्फकार साहब, कितना अवाम पे अभी मजीद जुल्म होगा? ये बिजली आए रोज महंगी होना मामूल बनता जा रहा है। जी इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि हुकूमत ये बिजली क्यों महंगी कर रही है, दूसरी चीज़ ये है कि हुकूमत इस बिजली महंगी करने में किस तरह, यानी इसको सस्ता रखने में या इसको महंगा करने में क्या रोल है। हाँ। बिजली के बारे में पहली बात यह है कि इसमें दो तरह की महंगाई होती है। ठीक। एक महंगाई होती है कि जो फ्यूल महंगा होता है, तो जो फ्यूल कॉस्ट आती है उसकी एडजस्टमेंट होती है हर 3 महीने के बाद। तो इस तरह से हुकूमत फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस डाल के तो वो बिजली को महंगी करती है। एक होती है हर 3 महीने के बाद टैरिफ एडजस्टमेंट होती है, यानी ओवरऑल टैरिफ एडजस्टमेंट होती है। जिस हिसाब से टैरिफ बढ़ता है उस हिसाब से टैक्सेस बढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों चले हैं। एक तो ये कि कल एक नोटिफिकेशन हुआ जो नेपरा ने किया, उसमें उन्होंने कहा कि 83 पैसा पर यूनिट हम बिजली महंगी कर रहे हैं फ्यूल एडजस्टमेंट की चार्जेस की मदद। अब फ्यूल एडजस्टमेंट में ये हुआ है कि ये बड़ी खौफनाक बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि फ्यूल एडजस्टमेंट कंपनियां क्लेम करती हैं कि हमारा फ्यूल महंगा हुआ है। तो अब इसको कंटेस्ट हुकूमत की तरफ से किसने करना होगा? गैस कंपनियों ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने, वजारत खजाना ने। जिस जगह पे ये हेयरिंग हुई, पब्लिक हेयरिंग होती है, फिर ना वो कहते हैं, मैं क्लेम करता हूँ ना कंपनी IPP या कि भाई हमारा फ्यूल महंगा हो रहा है, हमारा ज्यादा खर्चा हो रहा है। अच्छा, आपने गवर्नमेंट के तौर पर मुझे कंटेस्ट करना है। ठीक। उस हेयरिंग में ना वजारत खजाना गई, ना बिजली गैस कंपनियां गई, ना मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी गई। तो नेपरा को वन साइडेड फैसला करना पड़ा उनके कहने पे। अब 83 पैसे का मैं समझता हूँ कि चैलेंजेबल है। ये फैसला होना चाहिए था मुतलका लोगों को। इनकी संजीदगी की हालत है कि ये वहाँ जाते ही नहीं है जहाँ पे अवाम का मुफाद होता है। तो इतने बड़े बड़े कमरों में सेक्रेटरी बैठे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में उमर अयूब साहब बैठे हैं वजीर बन के, तो क्यों नहीं गए? एक बात। इसके ऊपर 14 अरब रुपए। अब 14 इसी में मैं आपको बताऊँ कि 3 प्लांटों ने, 3 बिजली घरों ने, ये जो बिजली फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगे हैं 83 पैसे पर यूनिट, ये तकरीबन 10 अरब रुपए का बोझ है अवाम के ऊपर। अब 14 अरब रुपए उन्होंने अपना सस्ती फ्यूल होते हैं ना, मसला आप देखें सस्ता फ्यूल ये है कि हाइडल बिजली है पानी की, उसकी कॉस्ट आपको पता क्या आती है? मैंने कॉस्ट निकाली है, मैं आपको बताता हूँ, कल की निकाली कॉस्ट है। ये सारे ना इसके फ्यूल एडजस्टमेंट, ये 6 पैसे यूनिट की, 6 पैसे वापडा की, और जो IPP लगे हुए हैं कुछ प्राइवेट कंपनियां भी हैं तो उनका है 8 पैसे, यानी कि 9 पैसे और 6 पैसे पर यूनिट कॉस्ट। लेकिन हम हाइड्रल की तरफ जाएंगे कैसे? तो 22 रुपए भी है ना। दूसरी तरफ तो देखे ना, मैं आपको बताता हूँ, जो हाई स्पीड डीजल की वो 18 पैसे, ये फ्यूल कॉस्ट है, इसमें टैक्सेस नहीं है, अभी और चार्जेस नहीं है, ये जस्ट फ्यूल कॉस्ट हो रही है। 18 रुपए हाई स्पीड डीजल की, और फर्नेस ऑयल की है तकरीबन कोई 13 रुपए 70 पैसे। ये महंगी तरीन है दोनों। अच्छा, अब ये दोनों इसके मुकाबले में 6 और 8 पैसे, भला क्या चीज? तो एक तो ये कि हम लोग डैम नहीं बना रहे,
तो इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है। जुल्फकार साहब, इस पे भी हम मजीद बात करते हैं। राना फाहद, हमें ये बताइए कि ये जो बोझ आवाम पे डाला जा रहा है, ये कमर्शियल पे, घरेलू पे, सब पे होगा या फिर किसी खास कैटेगरी पे होगा? जी बिल्कुल, ये सब पे होगा। ये कोई सारिफ इससे बच नहीं सकता। सिर्फ के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर ये इजाफी बोझ नहीं डाला जाएगा, क्योंकि वो उन पे पहले ही बहुत ज़्यादा बोझ है। और दूसरी जानिब जो लाइफ लाइन कंज्यूमर है, जो 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली लाइफ लाइन कंज्यूमर उनको कहा जाता है, तो उन पर भी जो है वो ये बोझ नहीं पड़ेगा। मगर अब 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाला सार्फ रहा ही कोई नहीं। 100 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि अगर एक घर में आप सिर्फ एक जो है वो एनर्जी सेवर और एक पंखा और एक फ्रिज चला लेते हैं या एक इस्त्री चल जाती है, तो उनकी भी जो है वो 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली खर्च होती है। तो इसलिए जो 100 यूनिट से कम सार्फिन है उनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा कम है, इससे ज़्यादा की तादाद ज़्यादा है। अच्छा, ये सारा उन पे जो है वो ऐड किया जाएगा। मैं फाद को ऐड करूंगा। देखिए, एक तो मैंने आपको चार्जेस, अभी एक है जो मैंने कहा टैरिफ एडजस्टमेंट। ये पिछले 6 महीने की टैरिफ एडजस्टमेंट हुकूमत ने बार बार कहने पे रोकी हुई थी, सियासी वजूहात की बिना पर, ठीक है ना, वो पॉलिटिकल रीजंस हैं, सबको पता है। अच्छा, अब उसके कितने पैसे? 162 अरब रुपए, 162 अरब रुपए रिकवर करने की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मंजूरी दी, फेडरल कैबिनेट ने मंजूर किया, लेकिन अब ये सब भाग रहे हैं। कोई कह रहा है कि नहीं अभी नहीं हम लेंगे। कब लोगे? पिछले 1 साल से तो डेफर करते आ रहे हो ना इनको। 162 अरब ये लेने ही लेने आपने। आखिर ये बोझ पड़ना है, ये बोझ आवाम से आपने रिकवर करना है। अभी आप समझते हैं अपोजिशन की तहरीक चलने वाली, रोको। अच्छा, तो हमें जुल्फकार साहब अब इन तमाम गैस की भी सुन ले मेरी बात, जड़ बताइए पहले हमें, बिजली के हवाले से जड़ बताइए कि ये तमाम चीजें जो है वो गुज़िश्ता हुकूमतों पे डाल दी जाती हैं। भाई उन्होंने महंगे सौदे किए, उन्होंने कोई काम नहीं किया। देखें, ये कुफरान नेमत है आपकी पूरी कौम का, आपकी हुकूमतों का, आपकी इशराफिया का। आपके पास 42,000 मेगावाट का, जिसकी मैं 6 और 8 पैसे की बात कर रहा हूँ, हाइडल बिजली का पोटेंशियल सिर्फ इंडस रिवर पे है। इंडस रिवर पे प्रोजेक्ट बने तो 42,000 मेगावाट, और इस वक्त आपकी टोटल डिमांड जो है 26-27,000 से ऊपर नहीं है। तो जब 6 और 8 पैसे चले, उसके कर्जे डाल के आपको 3 रुपए का यूनिट भी पड़ जाएगा। तो इस कौम को आप अगले 50 साल में कहाँ से कहाँ खड़ा कर सकते हैं? इस तरफ संजीदगी कोई नहीं है। अगर आप डैम बनाने लगते हैं तो इधर से आवाज आती है, उधर से आवाज, वैसे कहते हैं हम मुहब्बत वतन है, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान सबसे पहले है। लेकिन ये बात, ये जड़ ये है जो आपने जड़ का पूछा ना, जड़ ये है। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक दूसरे पे डालते रहेंगे, क्योंकि वहां सड़कों पे आती है ना गर्मियों में। अच्छा, डैम तो नहीं है, लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद है, जैसे आप बता रहे हैं, उनसे भी फायदा नहीं हासिल। क्या रिसोर्स है? देखिए, 2 चीजें सस्ती हैं, एक है गैस और दूसरी है पानी। पानी बिल्कुल मुफ्त आ रहा है, हर साल आ रहा है। इस साल भी हमने 14 मिलियन एकड़ फीट, बल्कि 15 लगाए, 15 मिलियन एकड़ फीट तमाम डैमों से ज्यादा पानी हमने समंदर में फेंका है। तो ज़ाया कर दिया, फेंक दिया। हमारे पास कोई वो बर्तन या डैम नहीं है ना जहाँ हम उसको स्टोर करते। एक बात। दूसरा एक गैस, तो गैस भी हमारे पास कम हो गई है। गैस तो खत्म, अब तो हम बाहर से RLNG इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करके गैस लगा रहे हैं। अब गैस की बात आपने ये भी सुन लें। अभी जो कल का फैसला हुआ है ना, मैं कल की बात करने लगा। कल जो फैसला हुआ है वो ये है कि गैस कंपनी सिर्फ सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी, ये जो लाहौर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को कैटर करती है, उसको उन्होंने कहा है कि आप 115 अरब रुपए रिकवर कर लें। इससे पहले तो कहा गया था कि गैस इस सीजन में बहुत टफ टाइम देगी, महंगे यानी गैस मिलनी नहीं है, बिल खूब आने। ना 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 ना, उन्होंने कहा है कि आप इनको रिकवर कर लें, ये वो वाले पैसे हैं। देखिए, अभी वो कहते हैं कि हम जो कंज्यूमर को, घरेलू कंज्यूमर को देते हैं ना, वो 121 अरब रुपए पर यूनिट, MMBTU से कहते हैं, 121 अरब रुपए पर यूनिट देते हैं। लेकिन जो RLNG इंपोर्ट की थी ना, जो हमने सार्फिन को दे दी थी पिछले सीजन में, वो थी 1450 रुपए से लेके 1800 रुपए पर यूनिट की। तो हमारा बनता है 115 अरब रुपए अगली सर्दियों तक। ये कंपनी कह रही है हमें दें ताकि हमारा खसारा पूरा ओवर ना मर गया और आवाम की जेबों से निकलवाएं। देखिए, हुकूमत के पास ना यहाँ अटक गया कुछ, ना निकलने वाला है, यानी उसको या उगलने वाला है। तो प्रॉब्लम बनी हुई है। ये सारी चीजें गवर्नमेंट के सामने है। अब इसमें नेग्लिजेंस, जिससे मैंने पहले कहा ना कि आप उस मीटिंग में क्यों नहीं गए, इन वजारतों की जिम्मेदारी थी। मुकदमा ही नहीं लड़ा आवाम का। हाल ये है कि जब तक हम मुतबादल ज़राए की तरफ नहीं जाएंगे, बिजली सस्ती नहीं होगी। अब अगर पाकिस्तान की इस वक्त जुग्राफियाई सूरत हाल देखी जाए तो पाकिस्तान बहुत रिच है, ब्लेस्ड है, अल्लाह का खास करम है। हाँ जी, अल्लाह का खास करम है पाकिस्तान पे। देखें, हमारे यहाँ पर विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा, ठीक है जी, आप विंड के ज़रिए जो है वो एनर्जी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है वो दूसरी सूरत हाल जो है वो सोलर बहुत सस्ती बिजली पड़ती है आपको।
अब नेट मीटरिंग का भी सिलसिला जो है वो शुरू है, मगर उसमें मामलात इतने सख्त कर दिए गए हैं, इतना मुश्किल कर दिया गया है कि सारिफ जो है वो घबराते हैं कि हमने जो है वो नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई किया तो 6 माह तक, 1 साल तक खुआर होते रहेंगे। ठीक है। दूसरी, आप यहाँ से इन्होंने कूड़े से बिजली पैदा करने का एक मंसूबा जो है वो शुरू किया गया था, मगर ये सिर्फ जुबानी कलामी मंसूबे शुरू किए गए, बना कोई नहीं। राना पाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हम सुनते आए हैं कि हमने सोलर लगा देने हैं, बिजली बच जाएगी, सस्ती हो जाएगी, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बात पता क्या है, हमारे पास अपना तो है ही कुछ नहीं ना। हमने सोलर पैनल अब इंपोर्ट करके तो उनको असेंबलिंग शुरू की। हमने सोलर पैनल बनाने अभी 1 साल शायद कंपनी शुरू की हो, ज्यादा नहीं। जब आप कहते हैं कि हमने ये प्लान किया है कि हमने सोलर से बिजली पैदा करनी है, तो उसके लिए जो सामान चाहिए, जो पैनल चाहिए, जो उनके बाकी आलात चाहिए, वो किधर है? जुबानी कलामी तो नहीं होता। आप पॉलिसी देके आप कहते हैं आप प्राइवेट सेक्टर करें, यानी आप कारोबारी अफराद को देखिए। एक मसला नहीं ले रहे। इसमें पर मेजर मसला क्या? मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर रेगुलेशंस कमजोर है। अभी आप देखें कि सारे के सारे होल्डर्स ने ये जो वीट स्टॉक की है, होल्डर ने बेड़ा गर्क कर दिया। आटा 70-80 रुपए 100 रुपए किलो तक बिक गया, चक्की का आटा लाहौर शहर में। तो ये पाकिस्तान की वो एग्रीकल्चर बेस की रिफ्लेक्शन नहीं है जिसमें 25 मिलियन टन गंदम पैदा होती है। 26 हम लोग तो अफगानिस्तान को देते हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को देते हैं, ईरान को देते हैं, बाज़ को इंडिया को भी देते रहे। और इस दफा हमें खुद लेनी पड़ी। इस बार हम खुद मांग रहे हैं लोगों से कि हमारी मदद करें। 30 लाख टन का डेफिसिट है, 30 लाख टन का इस वक्त आपको खसारा है गंदम के अंदर, जो आपको अगले सीजन में चाहिए। अच्छा जुल्फकार साहब, अब मुझे ये बताइए, आपने ये सारी सूरत हाल बताई है, आपने पूरा कैटेगोरिकली हमें समझाया भी है कि क्या मामला है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ किया जा रहा है, कोई हिलजुल हो रही है कि हमने कोई आने वाले वक्त में, चले कुछ मुश्किल वक्त हम गुजारने को तैयार हैं, आने वाले वक्त में हमें कोई बिजली सस्ती मिल जाएगी, कोई वाफिर मिकदार में फराहमी होगी? नहीं, कुछ नहीं है। देखिए, नहीं, ये डांग टपाऊ पॉलिसी वो पहले भी थी, सब भी है। सिर्फ जो बेस है ये नेगोशिएशन कर रहे हैं नदीम बाबर साहब उनके साथ और उमर अयूब साहब कंपनियों के साथ कि जी आप अपने कैपेसिटी, जो मैंने आपको 164-62 अरब रुपए बताए हैं ना, जो टैरिफ एडजस्टमेंट में। अच्छा, उसमें ज्यादातर जो पोर्शन है, बल्कि वो 150 अरब रुपए जो है वो उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स है। ये वो मुआदे हैं कि आप मिसाल के तौर पर 100 यूनिट बनाने की सलाहियत है किसी पावर प्लांट में, तो वो 60 भी बनाएगा तो आप 100 के पैसे देंगे। तो ये मुआदा है। अब मुआदे को आपने इंटरनेशनल एग्रीमेंट आपको पूरा करना ही करना। पूछने वाला कोई नहीं है कि भाई आप हमें 100 क्यों नहीं बना के दे रहे। ये लोगों के जो एहतजाज होते थे ना सड़कों के ऊपर, वो रोकने के लिए सारी ये डंग टपाऊ पॉलिसियां चलाते रहे। मियां नवाज शरीफ भी, उससे पहले पीपल्स पार्टी भी, ये भी जनरल मुशर्रफ भी, इन सब लोगों ने कब्रिस्तान बनाया पावर प्लांट्स का, बनाने की कोशिश नहीं की। देखिए, आपके जितने सरकारी पावर प्लांट्स थे वो बंद पड़े हैं, उनमें से अक्सरियत उनकी बंद पड़ी है। यहाँ पर आप देखें, ये बिक्की पावर प्लांट, इसके तो सामान भी सारा खराब हो गया था, जो सूरत हाल थी। अब जब तक सस्ती बिजली पैदा नहीं करेंगे, मुतबादल ज़राए पे नहीं जाएंगे, उस वक्त तक बिजली सस्ती होती नज़र नहीं आती। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है, इसकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि हम जो है वो IPP से जो मुआहदे हैं वो उनका जो है वो असर नो जायज़ा लिया जाएगा, वो दोबारा से मुआहदे किए जाएंगे, ताकि जो मुश्किल मुआहदे पिछले दौर में किए गए थे उसकी आड़ में तो बटोरे जा रहे हैं आवाम से। हाँ जी, बिल्कुल यही सूरत हाल है इस वक्त कि अभी तक वो मुआहदे रिन्यू नहीं हो सके, उन मुआहदों को असर दोबारा जो है वो नहीं किया जा सका। मुआहदे कुछ उन्होंने कुछ किए भी हैं। हाँ। उसमें ये है कि वो एक पोर्शन की बात करते हैं कि इस पोर्शन को और रिवाइज करा लें। अब वो नहीं है मसला, ये कि ये पूरे जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, अब जो इन्वेस्टर होता है ना, आपका मुल्क है, जब दहशतगर्दी हो रही थी, जब बम फट रहे थे, तो आप कह रहे थे पैसे लगाओ, तो वो लगाना मुश्किल काम था। अब उनको भी इतना ब्लेम ना करें कि उन्होंने कोई गलत किया है। राना फाहद से भी मैं पूछ रही थी कि पहले ये फ्यूल एडजस्टमेंट की जो स्टोरी होती थी, हम कभी कभी सुनते थे कितने महीनों के बाद, अब तो हर चंद रोज के बाद आए महीने हम यही कहानी सुन रहे हैं। नहीं, उन्होंने इसको जल्दी कर लिया ताकि जल्दी पैसे रिकवर होते जाए, पहले जरा लेट होता था। मकसद ये फ्यूल एडजस्टमेंट पे मुझे इतराज नहीं है। फ्यूल महंगा होगा, कास्ट महंगी होगी, नो प्रॉब्लम, मैं एज ए शहरी देने को तैयार हूँ। और लेकिन मुझे ये बताइए कि जो मुतलका लोग मेरे लोग जिन्होंने मेरी फाइट करनी है, 83 पैसे बनते भी है कि नहीं, वो वहाँ क्यों नहीं? मैं कहता हूँ इन लोगों को सस्पेंड होना चाहिए। ये मुतलका लोगों को नोटिस किया है पेमरा ने, नेपरा ने उनको नोटिस भेजा है कि ये हेयरिंग हो रही है, आप आइए, आप हमें बताइए। ये लोग नहीं गए। देखे ना, आपका वकील ही ना पहुंचेगा तो केस तो मेरे खिलाफ होना है, तो मेरे खिलाफ फैसला हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट को बड़ी संजीदगी के साथ बिजली के मामले में और खासतौर पर एग्रीकल्चर के मामले में सारे पैसे ये सड़कों पे लगा रहे हैं। क्या जरूरत है? चाइना से कहेंगे भाई ठीक है आप हमारे दोस्त हैं, पर हमें ये ना दें, हमें आप डैम बना के दें। डैम बनाने का फ्यूचर की नस्लों को फायदा होगा।
ये नस्ल दर नस्ल हमारे पास काम आएगा। आज पावर प्लांट लगाते हैं, 10-12 साल के बाद उसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है, वो जंक बन जाता है, वो कबाड़ खाना बन जाता है। अब आपने पाकिस्तान के अंदर थर्मल बिजली घरों के कबाड़ खाने बना दिए। वो जो जिसकी राना वापडा वालों की बात कर रहा है, वो तो 40 साल पुराने पावर प्लांट है, उनके अंदर तो आप डालेंगे ना फ्यूल, अगर 1 लीटर डाल के 3 किलोमीटर जाता है तो वो 1 लीटर डाल के आधा किलोमीटर जाते हैं, तो फायदे कोई नहीं होते, कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। सिस्टम इतना पुराना हो चुका है। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। राना फहद, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के हवाले से मनाया जाता है। इसी हवाले से हम भी बात करें। डॉक्टर साहबा हमारे साथ ही मौजूद है। डॉक्टर साहबा, ये कैंसर जैसे मर्ज की जब हम बात सुनते हैं, किसी को बेचारे मरीज़ को जब पता चलता है, वो समझता है कि अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। उसके बाद जो उसके घर वाले होते हैं, उसके जो पीयर प्रेशर्स होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, सबकी तरफ से यही एक अमूमी रवैया, नेगेटिव बिहेवियर आता है कि बस अब तो सब खत्म हो गया। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया है, इसलिए कि ये हमें एज अ सोसाइटी अपने और मुसलमान होने के तौर पे हमें इस चीज़ को, नेगेटिविटी को निकालना है। हाँ। कि जब आप किसी पेशेंट के पास जाएं, अगर आप अच्छी बात नहीं कर सकते तो बुरी बात मत करें। और मतलब बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो मेरी डिप्रेशन में चली जाती हैं कि जी हमारे घर लोग आते हैं और वो कहते हैं कि बस अब तुम खत्म हो गई हो और हमारा फलां फलां था, उसको हुआ और वो मर गया। मतलब इस तरह नेगेटिविटी है। आपको अगर किसी का मालूम भी है तो आप उसको थोड़ा चेंज करके बयान कर दें कि भाई फलां को था, वो ठीक हो गया, तुम भी हो जाओ। आप उनके सामने ये बात ना करें कि किसी की अगर डेथ हुई है। पॉजिटिव रहें, पेशेंट का पॉजिटिव होना। देखिए, जब कैंसर की डायग्नोसिस होगी तो ये नहीं हो सकता कि उस पेशेंट को डिप्रेशन ना हो, ये नॉर्मल नहीं है ना। उसको और उसकी इमीडिएट फैमिली, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर, डिस्ट्रेस बढ़ जाती है उनकी। तो बाकी हमसाए, उनकी जो फैमिली है, जो उनके दोस्त रिश्तेदार हैं, उन्होंने उस पूरी फैमिली को उसमें से निकालना है, उन्हें हेल्प आउट करना है, पॉजिटिव रहें। बिल्कुल बिल्कुल। इससे हमारे पेशेंट्स कई दफ़ा लेट हो जाती हैं, इससे कई दफ़ा उनको इतना डिप्रेस हो जाती हैं कि हमें पहले उन्हें डिप्रेशन को ठीक करके और फिर मतलब वो एक डबल एज सोर्ड हो जाती है। फिर हम उन्हें आपकी इनर स्ट्रांगनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मर्ज के साथ लड़ना चाहते हैं। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा फैक्टर है। हर बंदा डिप्रेस होगा फर्स्ट टाइम जब आपको उसको डायग्नोसिस होगी, लेकिन जो उसमें से जितना जल्दी निकलेगा, जितना जल्दी डिप्रेशन पे रिकवर करके पॉजिटिव होगा, उसका आउटकम बेहतर होता है एज कम्पेयर टू जो बिल्कुल डिप्रेशन में चला। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताइए, शौकत खानम अस्पताल पूरी पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा नामी गिरामी इदारा है कैंसर के हवाले से। पेशेंट कितने पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं आपके पास शौकत खानम में, कितने % वो ठीक हो जाते हैं? अच्छा, ऐसा है कि हमारे पास तकरीबन हर साल 8 से 9 हज़ार न्यू केसेस होते हैं। ठीक। और जो पहले हैं वो तो चल रहे होते हैं, और उनमें से जो मैक्सिमम नंबर होता है वो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स का ही होता है। मेजर चंक हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स का आता है। फिर उनमें से ठीक होने का एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है। हाँ। लेकिन जो अर्ली स्टेज पे आती हैं, स्टेज 2-3 पे, 1 तो बहुत रेयरली हमारे पास आती है ना। उनमें सिम्टम्स होते हैं क्या? सिम्टम्स होते हैं, बिल्कुल, बहुत लेकिन कम है। वो इग्नोरेंस की वजह से सेकंड थर्ड पे पहुंच। जी बिल्कुल। और 1 कई दफा जैसे फैमिली हिस्ट्री ऐसी थी कि कोई अपना स्क्रीनिंग कराता रहा तो वहाँ पे भी कई दफा स्टेज 1 की तशख़ीस हो जाती है। फिर ये भी है कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, हमारे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन शौकत खानम तो सहूलियात दे रहे हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर रहा वो वहाँ पर जाते हैं तो उनकी सुनी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। दवाएं बहुत महंगी हैं, सर्जरी महंगी है, उसके बाद शुआएं होती हैं वो बहुत महंगी हैं। तो इस पे हमें एज अ सोसाइटी और हमारी गवर्नमेंट को मिल के कोई वे आउट निकालना पड़ेगा कि जैसे शौकत खाना में हमारे बाकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी इसी लेवल की सहूलियात हों और सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हो। हम तो ये चाहते हैं। शौकत खाना में 80% तो वो पेशेंट्स होते हैं जो बिल्कुल पेमेंट नहीं करते, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्टेड होते हैं और उनका जीरो खर्चा है, जीरो खर्चा जाएंगे और उनको सहूलियात सारी मिलेगी। बिल्कुल। और जब हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट आता है तो हमें ये नहीं पता होता कि ये पेएंगे या नॉन पेएंगे। तो कई दफा वो पेशेंट खुद बताता है कि जी मैं नहीं पे कर सकता या वोटेवर, लेकिन हमें नहीं, हमारे लिए सब पेशेंट्स बराबर होते हैं। ट्रीटमेंट प्लान हर पेशेंट का वैसे ही बनता है जैसे एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए। और 20% ऐसे होते हैं जो पार्शली पेइंग या फुली पेइंग होते हैं। अभी पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, जो सूरत हाल चल रही है, कितनी ज़रूरत है इस तरफ खास तौर पर तवज्जो देने के लिए, इदारों के हवाले से, एक्सपर्ट डॉक्टर्स के हवाले से? बहुत ज़्यादा,
बहुत ज़्यादा खला है कि हमारे पास अच्छे इंस्टीट्यूट्स हों जो ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको अपग्रेड किया जाए, उनमें सहूलियात पूरी की जाएं, पेशेंट्स को अप टू द मार्क ट्रीटमेंट मिले। ये उनका राइट है, ये उनका हक है। और सिर्फ कैंसर के नहीं, बाकी भी हर मर्ज में, लेकिन कैंसर में स्पेशली बिकॉज मैं कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें मतलब प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर भी दोनों का एट पार होना ये बहुत ज़रूरी है। और हमारी गवर्नमेंट इंशाल्लाह इस पे काम करे। और अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमें शौकत खानम अस्पताल के हवाले से बताइए कि इसको मजीद भी बढ़ाया जा रहा है ताकि, क्योंकि लोगों की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, लोगों का एक एतमाद है बहुत ज़्यादा कि वहाँ पर जाएंगे तो हमारी सुनी भी जाएगी, हमारा इलाज भी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, इलाज तो सबका बराबर होता है, लेकिन कई दफ़ा मेरा दिल ऐसे जैसे मुट्ठी में आ जाता है। लोग कहते हैं कि देखिए अब हम शौकत खानम आ गए, हम ठीक हो जाएंगे। मतलब ठीक करना एतमाद बहुत, मतलब वो ब्लाइंड फेथ अब उनका हो गया है। तो इस चीज़ को कई दफ़ा हमें जिम्मेदारी आप पे बढ़ जाती है, बहुत डॉक्टर्स ज़्यादा, पे बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम झूठ नहीं बोलते टू बी ऑनेस्ट। कई दफ़ा लोग समझते हैं कि हम ब्रूटली सच्चे हो रहे हैं उनके सामने। जो स्टेज होती है, जो भी उनका आउटकम होता है, हम उनको वही बताते हैं। लेकिन उस पर भी कई लोग डिनाइल में होते हैं कि जी हम तो शौकत खानम आ गए, आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा अब नहीं। अगर आप स्टेज 4 पे आए हैं तो शौकत खानम में या कोई भी सेंटर जो है वो आपको क्योर करने कर सकता है, लेकिन आपको प्रॉपर उस दलदल से नहीं निकाल। बिल्कुल बिल्कुल, क्योर नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, कोई उम्र का ताल्लुक? बढ़ती उम्र के साथ ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, और ये वेस्ट में ज़्यादा है। लेकिन किसी एज पे भी ये नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। जो यंगेस्ट रिपोर्टेड है हमारे पाकिस्तान की वो 7 इयर्स की है, और जो शौकत खानम है वो 8 इयर्स की। यंगेस्ट रिपोर्टेड कैंसर पेशेंट, यस, ब्रेस्ट कैंसर। और जो मेरी अपनी यंगेस्ट पेशेंट है वो शी इज 18। तो कभी भी किसी उम्र में गिल्टी या ब्रेस्ट में कोई चेंज, उसकी स्किन में या उसमें कोई मवाद निकलना शुरू हो गया या दोनों ब्रेस्ट के साइजेस डिफरेंट हो गए, एक भी चेंज जो नॉर्मल से हट के, प्लीज उसकी तशखीस करवाएं। प्लीज, एज मैटर नहीं करती है। मतलब अगर 8 साल की बच्ची को हो सकता है, डॉक्टर साहब जितनी जल्दी तशखीस हो जाएगी उतनी जल्दी आसान इलाज होगा। और जल्दी बिल्कुल सही आपने कहा, जितना जल्दी पकड़ा जाएगा उतना आसान उसका इलाज होगा और उतना ज्यादा चांस है कि वो क्योर हो जाएगा, 100% खत्म। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, अब लोगों में एक तो बहुत गलत कॉन्सेप्ट जो हमने कहा कि बस किसी को कैंसर हो गया तब उसकी जिंदगी खत्म हो गई या उसने मौत के मुंह में जाना। दूसरा एक और बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट कि जब तक कैंसर है हम लोग घर में हैं, हम ठीक हैं। जब हम मेडिसिन पे आ जाते हैं, जब हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो फिर हमारी जिंदगी कम होना शुरू हो जाती है। ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन ये बस ये मिसकंसेप्शन है और ये डिनाइल है और दूसरों को ब्लेम करने की बात है। मैं हमेशा उन्हें बताती हूँ, देखिए कैंसर है, इलाज से ये रुक सकता है या खत्म हो सकता है, इलाज से सिर्फ। और वरना कैंसर सेल्स स्प्रेड करते हैं ना, वो डुप्लीकेट होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, वो इस तरह एक्सपोनेंशियली उनकी ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और हमारे देखने वालों को बताने के लिए कि किस तरह से बचा जा सकता है। और खास तौर पर सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट कि खुदारा शायना इसका एलिमेंट निकाल दीजिए। बीमारी है, अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी मामला है, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, तशखीस करवाइए। ज़िंदगी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।